विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे हाल ही में ICAR 2023 में टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी जिनका नाम मयूर कुमार है, जो PCM ग्रुप के विद्यार्थी हैं और ये ऑफलाइन छात्र हैं, 1 साल के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो बात करेंगे इन्होंने किस तरह से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ करके इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। कई बार बच्चे मैथ वाले होते हैं, वो डर जाते हैं, सर मैथ तो बहुत टफ आता है, क्योंकि हमें 2.5 घंटे में 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ, जिसमें से 120 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो पर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन करने का क्या राज है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या सफलता का राज, एक बार मुलाकात करेंगे। आइए मयूर कुमार से। एक बार हम आपको जानकारी दे देते हैं, ये PCM ग्रुप में है और भी बच्चे अभी यहाँ पर आएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे जो पहले यूनिवर्सिटी में आया उसको पहले बुला लिया। BHU में जाने वाले विद्यार्थी एक हैं अभी आदर्श कुमार, शायद यहाँ पर पुराने बच्चे बैठे हैं उनको जानते हैं। उनके एक मित्र हैं अभिषेक, जो राजमाता ग्वालियर यूनिवर्सिटी में है, और उनके साथ एक और स्टूडेंट्स है बिहार का PCM ग्रुप का। मैं बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी PCM ग्रुप के हैं वो भी यूनिवर्सिटी में हैं। और एक विद्यार्थी है हमारा जो है PCM ग्रुप का ही जो है पंकज कुमार, वो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में है इसी बार। और एक विद्यार्थी PCM ग्रुप का है रघुवीर, वो भी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मतलब आप ये देख रहे हैं PCM PCB वाले बच्चे जिस तरह से ICAR में सेलेक्ट होते हैं, उनके सफल होने का राज क्या है, ऑफलाइन क्या शेड्यूल रहता है पढ़ाई का, शायद हम अगर बोलेंगे तो आपके विश्वास कम रहता है, लेकिन अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होने वाला बोल देगा कि मैं इतना घंटा पढ़ता था, ये बुक पढ़ता था, आपको शायद बिलीव हो जाएगा। तो एक बार बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है और किस तरह से पढ़ाई इन्होंने किया है। हो सकता है फर्स्ट टाइम यहाँ स्टेज पर आए हो तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। मेरा नाम मयूर कुमार है और मैं यूपी के ज़िला फिरोज़ाबाद से छोटे से गांव बागी का रहने वाला हूं। और मैंने 12th मतलब 2022 में मैथ बैकग्राउंड से पास आउट किया 66% से। पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर ऑनलाइन मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम ICAR के बारे में पता चला सर के यूट्यूब वीडियो से, तो हम लोग यहाँ कोचिंग के लिए आए ऑफलाइन। और यहाँ पर 2022-23 के बैच में हम लोग मतलब पढ़े और ये अभी आपके सामने। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हाँ, अब ये पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ते थे। अब इनका सवाल ये बताएंगे क्या कितने घंटे पर, जो भी आपके मन में देखिए डाउट है। फर्स्ट टाइम कोई विद्यार्थी आता है, जो हम लोग पहले तो यूट्यूब पर किसी विद्यार्थी दिखाते नहीं हैं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, कैसा लगता है, वो तो सामने पढ़ाई करेगा। लेकिन जब सेलेक्ट होने के बाद कोई विद्यार्थी आता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लगता है उसको फर्स्ट टाइम स्टेज पर, शायद ये इनका फर्स्ट टाइम स्टेज होगा। अभी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये 2 साल बाद देखिएगा ये हीरो हो जाएंगे, फिर ये बोलने चालने में ऐसे बोलेंगे जैसे कि मीडिया कर्मी बात कर रहा हो। और JB पंत यूनिवर्सिटी में ये पहले विद्यार्थी नहीं है, एक विद्यार्थी हमारा राजस्थान का है मनीष कुमार, हमने कल बात किया था इसके बारे में, तो वो भी वहीं पर है। अगर कोई भी समस्या होगी इनको तो वो विद्यार्थी हमारा सपोर्ट करेगा। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओगे कभी भी, चाहे 24 में हो, 25 हो, 26 में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहाँ पर विवेकानंद कोचिंग का 1 न 2 बच्चा आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और इसी बार आप देखिएगा 2 बच्चे हमारे एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। अगर बात करो महाराष्ट्र में परवानी, पिछली बार हमारी 3 गर्ल्स जो है ऑफलाइन की हैं, 2 गर्ल्स ऑफलाइन, 1 गर्ल्स बिहार, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में 3 बच्चे जाते हैं एक। तो ये बोल रहे हैं सर कितने घंटा भैया पढ़ना चाहिए, उनको बता दीजिए कितना सब्जेक्ट टाइम पर देना चाहिए। देखिए, पढ़ने का तो ये कोई टाइम फिक्स नहीं रहता था। जितना कोचिंग में सर पढ़ाते थे उसके अलावा हर सब्जेक्ट को करीब 2 से ढाई घंटे डेली देना पड़ता है। मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 2 से ढाई घंटा डेली एक सब्जेक्ट को देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सुबह पढ़ते हो या शाम को पढ़ते हो, वो आपको जब पढ़ना अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो कम से कम देना है कोचिंग के एक्स्ट्रा 2 से ढाई घंटे एक सब्जेक्ट कोचिंग के अलावा एक सब्जेक्ट को मिनिमम 2 से ढाई घंटा डेली देना है। आप 1 घंटा मान लीजिए, आप 2 घंटा मान लो, तो मुझे लग रहा है 2 घंटा का अगर आप बात करेंगे तो कोचिंग के अलावा आपको 6 घंटे हो गए। अब 2 घंटे पढ़ने का मतलब होता है केवल 2 घंटे। अगर आप रेगुलर 2 घंटे देंगे तो 2 घंटे में आप आराम से PCM वाला बच्चा 50 क्वेश्चन फिजिक्स का लगा सकता है 50 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 2 घंटे में लगा सकता है। मैं अगर आप 2 घंटे में 50 क्वेश्चन रूम पर नहीं लगा पाओगे तो आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन वहाँ कैसे आप क्रॉस करोगे, ये सवाल है ना। 50 क्वेश्चन आप 2 घंटे में मैथ के डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए PCM ग्रुप का विद्यार्थी ऐसी यूनिवर्सिटी में पहुँच सकता है,
तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। बाद बाकी मुझे लग रहा है इनसे ज़्यादा तो पीसीबी वाले जाने चाहिए, है ना, एसीबी वाले जाने चाहिए, जाते भी हैं। लेकिन अब बच्चे ने अच्छी मेहनत किया होगा, अच्छा प्रैक्टिस किया होगा, तो उसे फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, और कोई अगर सवाल हो आपका सवाल कर सकते हैं लोगों से, ठीक है, पूछिए कोई। हाँ संध्या बताइए, मैथ में इनका। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम देने गए तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बताइए भाई। मैंने लगभग 97 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए थे। हाँ, नंबर मेरा 360 था। हाँ, आउट ऑफ 600। 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, काफ़ी उसमें गलत भी तो होंगे। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना कितना स्कोर किया बता दीजिएगा जी। फिजिक्स में लगभग मैंने 32 क्वेश्चन के आसपास किए थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन गलत थे। और केमिस्ट्री में 40 आउट ऑफ 40 किए थे, उसमें से भी 3-4 गलत थे। और मैथ में करीब 29 क्वेश्चन किए थे। केमिस्ट्री में 40 कर दिए, हाँ, ऐसा कैसे हो गया? हो गया सर, वो मतलब पेपर थोड़ा मॉडरेट था और थोड़ा पढ़ा भी था, अच्छा पढ़ा था। कोचिंग में सर आपने पढ़ाया था, जो नोट्स सर आपने बताए थे, और टेस्ट सीरीज सर कराते हैं, लगभग क्वेश्चन उसी में से फंस जाते हैं, तो हो गया सर। अगर जो हम लोग यहाँ पर क्लास में नोट्स पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ाते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो क्लास में और जो यहाँ टेस्ट होता है, आधे बच्चे देखा हो यहाँ पर टेस्ट नहीं देने जाते हैं। जिस दिन टेस्ट होता है आधे बच्चे गायब हो जाते हैं, ये लोग टेस्ट डर जाते हैं। और हमारे टेस्ट का, अब देखिए बात ये कि जिसका संस्थान है, मुझे वो थोड़ा सा अपने बारे में, अपने आप को नंबर 1 बोलना, टॉप बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। और हकीकत में टीचर होगा तो, हालांकि अपने मुँह से अपने पढ़ाई करने वाले आप लोग मार्केट में देखे होंगे, वो दिन रात माला जपते रहते हैं, है ना। तो लेकिन हम लोग रिजल्ट आने के बावजूद भी उतनी पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं जितना वो लोग करते रहते हैं। तो है क्या कि एक्चुअली जितना हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं और जो हमारा टेस्ट बनता है CUET वाला, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग मार्केट में ICR का पढ़ाते हैं ना, जो हमारा पेपर बनता है, आधा पेपर नहीं हिला पाएंगे। ऐसे पेपर का स्टैंडर्ड बनता है हमारे यहाँ। और आप पूछ लो जो बच्चे पुराने यहाँ से पढ़ चुके हैं, अभी एक लड़का आएगा BHU में जाने वाला आदर्श कुमार, उसके 485 नंबर कभी भी किसी टेस्ट में नहीं आए। उसका रिकॉर्ड दिखा दे, मेरे पास पूरा रिजल्ट रहता है, आप जब चाहो एक साल रिजल्ट देख सकते हो, किस बच्चे के किस टेस्ट में कितने नंबर थे, मैं पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ। किसी भी टेस्ट में 400 के ऊपर नंबर नहीं आए। अब CUET में 485 नंबर कैसे आ गए? क्योंकि पेपर का जब लेवल अच्छा होगा तभी तो ना। हमसे पेपर टफ CUET नहीं बना सकता है। हम क्यों टफ बनाते हैं? अगर बच्चा यहाँ पर 300 नंबर पार कर रहा है, तो इसका मतलब वो एग्जाम में 360-50 नंबर करके आ गए। इनके भी नहीं आते, पूछिए 350 नंबर, इनके 300 नंबर कभी नहीं आए रिजल्ट में, पूछिए इनसे, मैं तो सामने बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ 360 कैसे आ गए? क्योंकि पेपर जो हमसे बता रहा हूँ, पेपर हमारा स्टैंडर्ड इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ का अगर पेपर में आप प्रेशर थोड़ा सा बना के चलोगे, नहीं थोड़ा सा एग्जाम है, संडे में टेस्ट पेपर है, सरकार ये टॉपिक आएंगे उसमें, तो आप वहाँ अच्छा कर जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर बना देते हैं बिल्कुल हलवा टेस्ट का, बच्चा खुश हो जाता है, देखा कल वाला फंस गया। अब सिंपल पेपर होगा तो आप कोचिंग मुस्कुरा के निकलोगे, लेकिन जब एग्जाम बाद निकलोगे ना, तो अब केवल कोचिंग वालों को गाली दोगे और कुछ नहीं करोगे। और ऐसा कि मैंने देखा है कई जगह, बच्चा निकलता है बोलता सर जी हमने साल भर पढ़ाई किया, मेरे केवल 5 क्वेश्चन फंसे हैं। क्यों? क्योंकि लेवल जब नहीं पढ़ाओगे, लेवल जब आप टेस्ट पेपर नहीं लोगे, तो बच्चे सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, बताइए। तो पेपर के यहाँ के लेवल जो आप ध्यान रखिए, जितना मैं आपको नोट्स लिखाता हूँ, हर बच्चे से आप पूछ लो, जो रेगुलर रहा है और जिसने नोट्स बनाया, जिसने टेस्ट दिया है, केवल ये 3 काम कर लो। बाद बाकी NCERT में क्या हम पढ़ाते हैं हमें खुद ही पता, हमें क्या पढ़ाना है, टीचर क्या पढ़ा रहा है हमें खुद ही पता क्या पढ़ाना है, आपकी जब जरूर जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि पिछले बार एक थोड़ी सी मेरे साथ घटना घट गई थी, 9 दिसंबर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, शायद यहाँ किसी को पता नहीं, जो पुराने बच्चों को पता होगा हमारा। और मैं 2 महीने कोचिंग नहीं आया। आज भी मुझे ऐसा कुछ खल जाता है उसके बारे में कि हमारे जो बच्चे और जाने थे टॉप यूनिवर्सिटी में, वो नहीं जा पाए। शायद ये चीज़ बच्चों में मुझे, लेकिन मुझे खलती, चूंकि अगर कोई बच्चा मेरे पास आता, मैं समझ जाता हूँ इसका सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जब नहीं होता मुझे खलता है कि यार हमने उसके, देखो अपने खुद को बोला था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या गार्जियन से आता है तो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। नहीं तो अभी बता रहा हूँ, अगर वो हालांकि जो 2 महीने बीच में बीत गए, गैप हुआ, मैं 2 महीने बाद क्लास आया, 2 महीने 10 दिन बाद क्लास आया, उसके बावजूद हमने बाकर लेके पकड़ के पढ़ाया था। यहाँ पर मैं बाकर रख लेता था और फिर चल लेता, फिर लगता था मेरी वीडियो आप देखिए, मैंने टेस्ट पढ़ा है, मतलब मैंने सिलेबस नहीं छूटने दिया बिल्कुल भी एग्जाम टाइम पर। और जो कई बच्चे हालांकि घर चले गए, बिहार से कई बच्चे आए थे, कम से कम 10 से 11 बच्चे बिहार वापस चले गए कि सर जब पढ़ाएंगे हम तभी आएंगे, सर नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे, और बेचारे घर चले गए।
कुछ उसमें ऑनलाइन ले लिए, कुछ ऑनलाइन निकल गए, कुछ ऑनलाइन नहीं निकले। अब कई बच्चे घर निकल गए तो लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो गार्जियन सेलेक्ट हो गए नहीं, जैसे अभी बिहार कुछ गर्ल्स हैं अभी निकली है सीयूईटी में, अब उनको बुलाएंगे तो गार्जियन इतना दूर अलाउ नहीं करते ना जाने के लिए, हम भी प्रेशर नहीं करते हैं। तो वो थोड़ी सी घटना मुझे घट गई थी, नहीं तो मेरा सिलेक्शन बता रहा हूँ ICR में जितनी कोचिंग कानपुर में आप देख लो, यहाँ पर कहीं इंडिया में PCM PCB पढ़ाता हो, जितना हम सिलेक्शन एक बार देते हो उतना कोई सिलेक्शन 5 बार नहीं दे पाएगा। और अभी यकीन बता रहा हूँ मैं आपको, हर साल आप देखिएगा हमारे यहाँ BHU में कोई ना कोई जरूर जाता है। BHU इंडिया का सबसे सस्ता संस्थान है और सबसे अच्छा संस्थान है, वैसे ही आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी भी है। अब देखिए मिनिमम फीस है BHU का। पिछली बार एक गर्ल्स गई थी हमारे यहाँ से, ऋषिका शायद बायोलॉजी में थी, वो लोग जानते होंगे उनको, और वो नहीं आ पाई। अभी जो गया हुआ आदर्श कुमार हम आपके सामने बुलाएंगे, उससे बताएंगे कितना क्वेश्चन किया, क्या कितना उसका पढ़ने का स्ट्रेटजी था। तो जो हम लोग आपको यहाँ पर समझाते हैं, पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी कभी नहीं टूटना चाहिए। आप धीरे धीरे कछुआ की चाल अगर चलते रहेंगे तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और प्रूफ आप लोगों के सामने, एक बच्चे नहीं, हम लोग कितने बच्चे निकले हैं देखे हैं, एक भी बच्चा हमारे यहाँ जो है किसी भी हम लोग फ्रॉड फोटो नहीं छापते हैं। जब कोई लोग जान जाता है विवेकानंद वाले ऐसे रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो वो भी क्या काम करते हैं, इधर उधर बच्चा नीटेड वाला पकड़ करके दिखा देते हैं। लेकिन हमारे वो बच्चे दिखाते हैं जिन बच्चों को आप लोग जानते हैं, शायद यहाँ बच्चे इनको जानते होंगे, हाँ ये मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं, गर्ल्स भी जानती हैं, ऐसा कोई एक बच्चा नहीं आता है। और हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों को भी इतना नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑनलाइन वाले बुलाएंगे, लोग सोचेंगे ऑनलाइन बच्चा एक जो होता है कई कोर्स परचेज करता है, हमारा भी करेगा, वहाँ का भी। हमने ये रूल बना दिया, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता दूसरे कोर्स ले रखा हो उसने, कई आजकल ऑनलाइन मार्केट चलाते हैं, उसका भी ले रखा, मेरा ले रखा, और अगर वो ICR क्रैक करेगा तो उसके हम लोग फोटो नहीं दिखाते हैं, ना उसको यहाँ बुलाते हैं, हमने बाउंड कर दिया ताकि कोई ये ना बोल पाए। कल मान लो अभी ऐसा घटना पिछली बार हो गया था, राजस्थान बच्चा आया था, उसने 2 कोर्स ले रखे थे और हमने उसको यूट्यूब पर बुला दिया, क्योंकि उसकी अच्छी रैंक थी। जब बुला दिया मेरे पास 2-3 फोन आए कोचिंग वालों के, सर वो मेरे पास बच्चा पढ़ता, हमने मेरे पास ही पढ़ता, मैंने प्रूफ, उन्होंने प्रूफ दिखाया। हमने कहा सर गलती हो गई, आज के बाद ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पर नहीं दिखाऊंगा जो बच्चा और कहीं कोर्स पर रखा। इसलिए केवल हम ऑफलाइन वाले बच्चों को दिखाते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, और जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं बच्चे केवल हम लोग दिखा पाएंगे, ठीक। बाद में कोई अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है ऐसा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक आपने पढ़ी, एक बार कोई क्वेश्चन अगर है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये विद्यार्थी MP से हैं, ये पूछ रहे हैं एग्जाम का पैटर्न और क्या था, तो बता दीजिएगा इनको, मतलब जो हम लोग पढ़ाएं उससे फंसा है कि नहीं फंसा, ये बता दीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट ही पेपर था। टोटली पेपर CVT बेस्ड था पूरा, मतलब NCERT बेस्ड था। NCERT के अलावा मैंने देखो केमिस्ट्री के लिए NCERT और मैथ के लिए सिर्फ NCERT और उसके एग्जाम्पलर सॉल्व किए थे। उसके अलावा कोई मैंने केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सिर्फ मैंने फिजिक्स के लिए ली थी, ABC मैंने सॉल्व किया था, और बाकी सर का जो टेस्ट सीरीज़ सर जो देते हैं सिर्फ वो सॉल्व किया था बस, और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं किया। सर के टेस्ट सीरीज़ करते रहिए बस, और जो टेस्ट लेते हैं उसको मतलब ईमानदारी से देते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस रामबाण है, मतलब प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और सर की टेस्ट सीरीज़ देते रहिए। बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता है, लेकिन टफ तो है इतना, मतलब वो भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, मतलब पेपर आप देखते हैं, पेपर टफ नहीं आता है, पेपर मॉडरेट। अच्छा, पेपर हर किसी बच्चे के लिए एक ही पेपर आता है, अगर आपने अच्छे सिलेबस पढ़ा। देखिए मेन चीज़ आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। अभी अभी एक बच्चा बिहार का है, बताएगा करके कि किस तरीके से लोग सिलेबस नहीं खत्म कर पाते हैं। 12th का सिलेबस देखिए कम सिलेबस नहीं होता है। NCERT पैटर्न का वो सिलेबस है, अगर आप चाहो तो 1 साल पढ़ाते हो खत्म नहीं कर पाओगे। NCERT में ये लिखा कि आप एक शब्द का मीनिंग कई शब्द निकलता है, देखिए NCERT में ये चीज़ है। तो आप NCERT के अलावा कोई बुक मत पढ़िए। हम लोग जितना आपको यहाँ पर टेस्ट करवाएंगे, दीपावली के बाद देखना हर संडे आपके CUET टेस्ट होंगे, एक नहीं कई टेस्ट हम लोग करवाते हैं, टॉपिक वाइज लेते हैं। आप उन टेस्ट करते रहिएगा। टेस्ट के दाएं बाएं वाला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा देखते रहिए। NCERT मान लो हमने आपसे कोई क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का पूछा या पॉलीमर का पूछा, अब जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा उसके लेफ्ट राइट कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो क्वेश्चन NCERT में कहाँ से लिया गया है, NCERT में जाके पढ़िए, ताकि दोबारा क्वेश्चन अगर कोई आए तो वो आप गलत क्वेश्चन ना हो। इस तरीके से आपको पढ़ाई अपनी करनी है, ठीक। तो आप लोग जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना क्वेश्चन। अच्छा, उनको बता दो कितना क्वेश्चन का टारगेट करना होगा, और परीक्षा टाइम पर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं दीपक कुछ पूछ रहे हैं, हैं? क्या क्या? अच्छा हाँ, ये मतलब खाना बनाते थे कि मैस पर खाते थे, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग खाना बनाते हो तो सोचते हैं हम खाना बनाने में टाइम निकल जाता है। अच्छा, डेली रूटीन, हाँ बता दीजिएगा, मतलब कोचिंग वाला रूटीन क्या? अच्छा देखिए अभी मैं पूछ रहा हूँ रूटीन क्या है? सुबह हम लोग सुबह मतलब कोचिंग आना
7-8 बजे 8 बजे के करीब उठना, और उसके बाद कोचिंग चलता था करीब 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद खाना वाना खा के 1 घंटा आराम मतलब सोना थोड़ी देर, फिर उसके बाद पढ़ाई करना कंटिन्यूसली 8 बजे तक, और फिर खाना वाना खा के शाम को फिर 11-12 बजे तक फिर थोड़ा बहुत। हाँ, कैडेट का पेपर दिया था मैंने, उसमें मेरी हाँ 2800 रैंक थी। यूपी कैटर में नहीं हुआ, ICR टॉपर में स्टीम हो गया। और बोलो, नहीं बोलो। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना यूट्यूब में नीचे, करेंगे यूपी कैटर नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं कहा ICR में हो गया। PCM में कौन सा? हाँ, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा ठीक था, उसके बाद फिजिक्स ठीक था। मैथ हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा था, मतलब मार्च में पैटर्न चेंज हो गया था ना उसका एग्ज़ाम का, तो मतलब सही से जो हम लोग पढ़ाई किए हैं वो मार्च के बाद किए हैं, करीब 1.5-2 महीने ठीक से पढ़ाई किए हैं बस। एक बार ये क्लास आना छोड़ गए। हाँ, हम लोग बीच में क्लास आना भी बंद कर दी थी क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे हर किसी की एक नौज मुझे पता रहती है, कौन कहाँ घूम रहा था, किसके साथ कहाँ जा रहा है। तो एक बार पढ़ाई बीच में करीब 15 दिन का गैप हो गया। हमने घर में फ़ोन कर दिया पिताजी के पास। अच्छा, कुछ यहाँ पर क्या लड़के लड़कियाँ अपने पापा का नंबर नहीं मुझे देते हैं, तो क्या बोल देते हैं, हमारे पापा का नंबर चेंज करते रहते हैं, नंबर देंगे नहीं। अब बताइए, मतलब इस तरह के लोग, ये लोग कहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे। जब मुझे पता चला कि ये जैसे T2 रहता था यहाँ पर, तो मैं देखता था अटेंडेंस घर से कितने बच्चे लोग अगर मुझे देरी अटेंडेंस दिखावा करके, तो हम तो चल तो पाते नहीं थे। हमने देखा जब हम नहीं आए तो ये 15-20 दिन नहीं आए। जब मैं आने लगा मैंने समझाया, ये फिर नहीं आए। हमने कहा पापा के पास फ़ोन कर दिया, हमने चाचा लल्ला नहीं आ रहा आपका। अब गांव में लल्ला बोलते हैं। मैं इनके पापा से बताया, हमने लल्ला नहीं आ रहा पढ़ने। बोले कब से नहीं आए रो? हमने भाई कम से कम 15 दिन हुई है, तब से नहीं आए रो। इनके पास फिर डांट पड़ी, फ़ोन किया, पर ये रेगुलर हो गए। इसलिए बता रहा हूँ ना आपसे, अगर गैप करोगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप गैप करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सही बता रहा हूँ, आप रेगुलर क्लास करिए और जितना आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता वो लगाइए, टेस्ट जितना होता वो लगाइए, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, ये मान लीजिएगा। और अभी ये जो है बता रहा हूँ, पिछले बार इनका एक दोस्त और कहीं गया इंक्वायरी के लिए। अच्छा, अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे यहाँ बच्चा विवेकानंद पढ़ता है, तो और लोगों से उस बच्चे से बड़ा एलर्जी रहती है, ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान से आया है ये। अच्छा, मेरे अंदर ये टेंडेंसी कभी आज तक नहीं आ पाई, हम लोगों ने कभी नहीं सीख पाए कि कोई स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ता है। अगर मुझे कहीं मिल भी जाता है, बोलता है, तो उसको हमेशा मोटिवेट ही करते हैं। हम क्या बेटा जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़िए, अब आप नहीं होता तो एक अलग बात फिर बताइएगा, लेकिन अभी आप भरोसा करिए जहाँ पढ़ो वहीं पढ़ो। हम किसी के बच्चे को हम लोग काटते नहीं हैं और डीमोटिवेट नहीं करते हैं। ये इनका एक दोस्त कहीं चला गया ऑफिस में, ये भी साथ हम चले गए। अच्छा, वो बताओ कहानी क्या थी, इनको पता होगा, मुझे पता नहीं। मैं गया था मतलब नाम नहीं कोचिंग लेना। में कुछ काम था उन सर के पास, तो हम लोग गए, तो उनने हमसे पूछा मतलब किस ग्रुप से हो, कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, तो हम बताए विवेकानंद में पढ़ते हैं और PCM ग्रुप से हैं। तो बोले तुम्हारा तो सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, और हम गारंटी देते हैं तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, और इस बार हम तुम्हारा एडमिशन भी नहीं लेंगे। तुम अगली साल हमारे पास आना, तब हम तुम्हारा मतलब फुल ईयर बैच में एडमिशन लेंगे, तब तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन विवेकानंद से नहीं होगा, ऐसा वो टीचर बोले। अब देखिए, इतने रिजल्ट के बारे में लोगों को एलर्जी हमारे यहाँ से है। मतलब अगर बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इनके यहाँ पढ़ता हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई गारंटी ले लेना कि हम आपके जितने बच्चे पढ़ते हैं पूरी हम फीस दे देंगे और सिलेक्शन करके दिखा दो, हम छोड़ देंगे। कोई ऐसा करके दिखा दे कोई। अब मैं बता रहा हूँ, ये अगर बात सामने बता रहा हूँ आपसे, कानपुर में ये लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं मैथ और बायो वाले बच्चों को। एग्रीकल्चर ग्रुप होता है जो इंटर बच्चे एग्रीकल्चर करते हैं, उनका पेपर बहुत ईजी आता है स्टेट एग्जाम का, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे MP की बात आप मान लो। और ये बात शायद गार्जियन को, बच्चों किसी को पता नहीं रहता है ये मैटर क्या है, हकीकत क्या है इसकी। तो जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर पास करते हैं, अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी में उनकी फुल बपौती होती है, क्योंकि 85% कोटा अगर है तो ये मान लो उन्हीं बच्चों का है। क्यों? क्योंकि उनका पेपर बहुत हलुआ आता है। अभी बिहार में ACB ग्रुप से 4 बच्चे हमारे साबौर में, 4 बच्चे केवल अकेले एग्रीकल्चर ग्रुप से, और PCM भी से शायद PCB का कोई बच्चा है बायोटेक में, ये रेशियो है। अब वैसे ही यहाँ यूपी में भी है। यूपी में क्या, जो बच्चे एग्रीकल्चर पास करते हैं ना,
यूपी कैटेट में ज़्यादातर बच्चे वही भरते हैं, आप देख लो। और एक कोचिंग नहीं, ये हर कोचिंग का रिकॉर्ड है। हर कोचिंग से एग्रीकल्चर ग्रुप का बच्चा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेता है। ये लोग क्या काम करते हैं, जब भी बच्चा मैथ बायो ग्रुप का आता है तो उसी बोलते हैं, देखो हमारे यहाँ सब बच्चे सेलेक्ट हो गए, सारी फोटो लगी हुई हैं। अब बहुत बड़ा बैनर मिलेगा आपको, देखा हाँ यार वास्तव में सही करिए, तो मेरे उनको पता ही नहीं यार ये एग्रीकल्चर का बच्चा है। अगर आप पीसीएम पीसीबी दिखाओ तो बच्चा समझ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे यहाँ कौन बच्चा आता है किसी के माध्यम से, नहीं यार पीसीएम पीसीबी में आप केवल वहीं पर जाना और कहीं नहीं जाना। आप देखें उसमें आधे बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं यार मैथ बायो ग्रुप के लिए वही वाली कोचिंग है और कहीं आप नहीं जाना। लेकिन लोग इस तरह भटका लेते हैं। तो ये लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर के रिजल्ट के नाम से पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं काम करते हैं कि हमारे किसी बच्चों को मैं किसी बच्चा मिल जाता है। यहाँ पर कई ऐसे बच्चे दूरी कोचिंग बैठे जाते हैं, हम लोग कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। हमारी कोचिंग बच्चा अगर कहीं जाएगा ना, सेलेक्ट हो पढ़ेगा, सेलेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर किसी को ऐसे आप बोलो टीचर होकर के कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, बताओ उसे कितना खराब लगेगा। ये क्या टीचर क्वालिटी है? लेकिन लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आपको चक्कर में नहीं फंसना। अगर कोई आपसे बोलता भी है, डिमोटिवेट करता भी है, तो करने तो कोई दिक्कत नहीं है। डिमोटिवेट जो खुद रहता है वही भाई आपको डिमोटिवेट करता है, ध्यान रखिए। जिसके अंदर खुद ही नेगेटिव फीलिंग रहती है, खुद ही नेगेटिव है, वो दूर क्या पॉजिटिव कर पाएगा। और जिसने एग्जाम कभी आज तक दिया नहीं कंपटीशन को, वो क्या जाने कंपटीशन का दर्द क्या, कंपटीशन सफल होने के तरीके क्या होते हैं। ये तो हम जानते हैं ना, हमने इतने सारे एग्जाम दे रखे हैं, ठीक। तो कंपटीशन आपको जो लाइफ में सिखाती है, यही चीज़ मैं आपसे बोलता रहता हूँ क्लास में, जो आपको सीखना है स्टूडेंट लाइफ में वो आपको कभी नहीं सीखने को मिलेगा, वो केवल यहाँ पर कंपटीशन सीखने को मिलता है। कभी आप डिग्री कहीं पढ़ने जाइए, कहीं डिग्री कॉलेज जाइएगा, कोई बीएससी करने जाइएगा, आपको शायद उतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना सीखने का आपको कंपटीशन मिलता है। अभी आप आगे चल के और कंपटीशन करेंगे, आधिकारिक पोस्ट पर कहीं पर जाएंगे, तब भी आपको लाइफ में सीखने मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है एक पढ़े लिखे एजुकेशन इंसान या कोई टीचर हो किसी में भी, और एक अनपढ़ कुपढ़ बेवकूफ़ टाइप में, ठीक है। तो आपको इन लोगों बातों में नहीं आना है, इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ज़्यादा दिन चलता नहीं है, लेकिन हकीकत लोग जानते हैं कहाँ से रिजल्ट आता है, क्या आता है। और कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और बच्चे हमारे आएंगे अभी, जो है जो बच्चे बीएचयू में जा चुके हैं और जो बच्चे अभी और यूनिवर्सिटी में, जो टॉप यूनिवर्सिटी में, जितने आएंगे उतने आएंगे, बाद बाकी हम लोग ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। जितना रिजल्ट आता है आप खुद ही पता रहता है, ठीक है। तो अंत में से आप क्या कहना चाहते हैं एक बार? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मतलब मन लगा के पढ़ते रहिए। लास्ट में आके बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, ऐसा लगता है, डर लगने लगता है कि वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम लोगों का जब मार्च अप्रैल का जब महीना था तो बहुत डर लगता था। कभी कभी हम लोग बाथरूम में जाके रो भी लेते थे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा, घर जाएंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है लगभग बच्चों, सभी बच्चों के साथ। लास्ट में आके बहुत डर लगने लगता है। तो आप लोग डरिए नहीं। जब भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी, सर के पास ऑफिस में आ जाते तो सर थोड़ा समझाते थे, मोटिवेट करते थे, तो फिर हम लोग पढ़ने में लग जाते थे। बस यही है। चलिए भाई, बस आप लोग पढ़ते रहिए। और चलिए बंद करो।